तो उन्होंने मुझे बताया कि जो ये गाड़ी चला रहे थे उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैंने ऐसा केस जिंदगी में पहली बार देखा। ये उस लड़के का बच्चा है जिसका पापा खत्म हुआ। ये सिर्फ इनके तीनों के शरीर फोड़े गए। ऐसा वो सारे मिटाए गए, जानबूझ के मिटाए जा रहे हैं। अब वो पुलिस कहाँ गई, अब वो लोग कहाँ गए जो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल पाए। मेरे ये बच्चों का क्या होगा ये बताओ पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। मैं इस वक्त दिल्ली जहांगीरपुरी सीडी पार्क की झुग्गी में मौजूद हूं और बीते 2 दिन पहले एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। अब सवाल यह है कि ये जो दर्दनाक घटना हुई है, इस घटना की असल वजह अभी तक नहीं मालूम चल पाई है, जिसके चलते परिवार इस असमंजस में है कि वो घटना है या फिर सोची समझी कोई साजिश है, क्योंकि इस साजिश के चलते 2 बच्चे अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं और तीसरा ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। मैं अभी उन परिवार के साथ यहाँ पर हूँ, बात करूँगा, जानना चाहूँगा कि ये जो घटना हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के बैठे थे, गाड़ी रपटने की वजह से एक्सीडेंट हो गया। आपको ये सारी घटना कब मालूम चली और कैसे मालूम चली? हमको रात के 12 साढ़े 12 बजे करीब चली है। हमको रात को 12:30 करीब फ़ोन हमारे जमाई के पास आया। जब हमारे बच्चे को फ़ोन दिया है, जब उन्होंने मतलब हमसे कहा है, जब हमारी लड़की अस्पताल गई है, जब उसको ये पता लगा कि दोनों भाई मर चुके हैं। आपको मालूम चला कि 12:30 बजे की आपके दामाद से कि दोनों जो लड़के हैं वो ख़त्म हो गए। हाँ, तो उसके अलावा कैसे पता चला कि एक्सीडेंट क्या हुआ था? हमारे को कोई पता नहीं कैसे, हमें तो स्लिप गाड़ी दिखाई है, बस स्लिप का है थानेदार या किसी ने। पहली बार तो हमें रात को किसी ने, ना पुलिस वाले आए हमारे पास, ना कोई आया। हम अस्पताल गए हैं, वहाँ पे हमारी डेड बॉडियाँ पड़ी हुई हैं, तो हमने वहाँ पहचाने हैं बच्चे। जब जाके वो रात को वहाँ पे ले गए, मतलब चीड़ फाड़ के लिए। एक्सीडेंट होने की कुछ वजह समझ में आई है आपको? हमारे कोई समझ नहीं आई है अभी। हमें यही नहीं पता हमारे लड़के को मारा गया है या एक्सीडेंट हुआ है या किस, कोई हमें पता ही नहीं है जी। पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले में? पुलिस ने तो हमें स्लिप दिखाया कि गाड़ी में कुछ खरोंच नहीं है और ये स्लिप मारी है गाड़ी और रफ्तार में थी। बड़ी हैरान करती है ये बातें कि गाड़ी पे खरोच नहीं आई है, गाड़ी स्लिप भी की है और जो सवार थे गाड़ी चलाने वाले, बाइक चलाने वाले, उनकी इस तरह से दर्दनाक ऑन द स्पॉट मौत हो जाना अपने आप में सवाल तो करती है। और कहीं नहीं लगी है, शरीर फूटे हैं और हाथ पैरों में कहीं खरोच नहीं आई है। तो ये शरीर में कहीं चोट नहीं है, चोट पेट कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ इनके तीनों के शरीर फोड़े गए हैं। तीनों के सर फूटे हुए। फूटे गए। 2 बच्चे, एक लड़के के आंखों में लगता है सुए घुसे रहे हैं, क्या कराए इन्होंने, आंख फोड़ी हुई है तीसरे लड़के के। निकाल दिया। और ये उस लड़के का बच्चा है जिसका पापा खत्म हुआ। 3 बच्चे। अब आप देख सकते हैं कि एक मासूम सी बच्ची है जो अभी अपने बाप को पहचान भी नहीं पाई, उसको देख भी नहीं पाई, और 3 महीने की छोटी बच्ची है किस तरह से, और ये एक छोटा बेटा है ये भी, और एक परिवार देख सकते हैं कि एक जो भरा पूरा परिवार था किस तरह से उजड़ गया, और साथ में और जो दूसरा भी जो मौत हुई है वो भी उन्हीं के ही चचेरे भाई हैं, और साथ में एक तीसरा एक और लड़का है, वो अभी हॉस्पिटल में जो है ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। अब सवाल यह है कि मैं उनसे बात करना चाहूँगा, जो दामाद हैं आपके, कहाँ हैं वो? सबसे पहले आप ही कोई खबर हुई थी? हाँ, सबसे पहले मुझे ही कॉल आया था रात। किसका फ़ोन आया था, क्या आया था? मेरे को किसी अननोन नंबर से कॉल आया रात को 12:32 पे कि ये गाड़ी नंबर था मेरा, वो गाड़ी मेरी थी, मेरे नाम से थी, और मेरे साले उसको ड्राइव करते थे, वो चलाते थे। उन्होंने मेरे को बताया कि ये गाड़ी नंबर आपका है, तो मैंने बोला हाँ गाड़ी नंबर तो मेरा ही है ये। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस लिए पूछ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो ये गाड़ी चला रहे थे उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं बुराड़ी रहता हूँ, तो मैंने अपने घर पे कॉल किया, तो एक भाई से बात नहीं हो पाई, दूसरे भाई को फ़ोन किया, सोनू को, तो उन्होंने मैंने बताया कि भरत नाम का मेरा साला है छोटा, उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्योंकि दूसरे जो थे उनका मुझे जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि गाड़ी मेरे साले के पास ही थी। मैंने उनको बताया, उन्होंने जाके हॉस्पिटल में देखा तो पता चला कि वहाँ पे उनके बड़े भाई भी हैं, तो दोनों भाइयों का एक्सीडेंट हो गया है, वो ऑन द स्पॉट
ख़त्म हो चुके थे। तभी 10 मिनट बाद ही मुझे उस लड़के जो अननोन नंबर से कॉल आया था, 10 मिनट बाद ही मुझे पता चला कि वो बोल रहे हैं कि भैया वो दोनों तो ख़त्म हो गए। यहाँ से मेरे रिलेटिव भी वहाँ पे पहुँच चुके थे, भाई थे दूसरे वाले, उनको बताया कि तीसरे को हमने रेफ़र कर दिया है, वो सीरियस है, और 2 बंदे वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए थे। हम लोग रात भर वहाँ पे रहे, हमें पुलिस वाले से वहाँ पे उस समय ना ही कोई किसी से बात हुई है। हम सुबह तक वेट करते रहे। सुबह हमने आईओ इंचार्ज जो था उसको हमने फ़ोन किया, तो उन्होंने हमें 9:30 बजे थाने में बुलाया, जिसमें से कि हमारे 4-5 बंदे ऊपर वो बोल के गए कि वो रिपोर्ट वगैरह तैयार करना है, आप सब अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें दे दीजिए। लेकिन और हमारे फैमिली मेम्बर्स थे, और जो दूसरे चाचा जी के तो उनके फैमिली मेम्बर्स थे, रिलेटिव्स थे, वो सब थाने के बाहर खड़े हुए थे। हम लोगों ने उनसे पूछना चाह रहे हैं, ना हमें कोई FIR नंबर दिया उन्होंने, ना ही हमें ये बताया कि किस तरीके से हुआ। वो गाड़ी ले जाके दिखा रहे हैं और खुद से ही बोल रहे हैं कि वो बंदा ऐसे आ रहा था और ये गाड़ी ऐसे आ रही थी, बल्कि उन्होंने अपने से बोला कि बुलेट थी, जबकि हमें गाड़ी की कोई जानकारी नहीं है, ना ही हमें कोई गवाह ऐसा मिला कि जो बुलेट बोल सके। लेकिन वो पुलिस वाले ने हमें बोला कि बुलेट आ रही थी सामने से, और इनके ये ओवर स्पीडिंग थे, कि ओवर स्पीड थे। लेकिन ओवर स्पीड का भी उनको कभी कह रहे कि ओवर स्पीड थे, कभी वो बोल रहे हैं कि सामने से उनका हाथ बह गया, किसी ने बोला कि किसी का हाथ लग गया। सही से कोई भी वो गाइड कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही हो और ये समझाने की कि ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, लेकिन उसकी जो तफ्तीश है, जो जांच है, वो किस तरह से की जाए? वो जांच के लिए भी ये समझिए कि हम वहाँ स्कूल में एक CCTV लगा हुआ है, हम लोग उसके वो कह रहे हैं कि हम इस CCTV को देखेंगे। थोड़ा सा ही आगे दिल्ली पुलिस का एक पोल पे जो CCTVs लगे हुए हैं, अभी बहुत जगह दिल्ली में लगाए गए हैं, लेकिन उसके लिए भी हम लोग वहाँ पे गए, सब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होके, क्योंकि हमें वो बार बार बोल रहे थे कि आप ये कागजी कार्रवाई कर लीजिए, आप अपना हैंडओवर जो बॉडीज़ हैं अपनी वो हैंडओवर ले लीजिए। तो हम लोगों ने बोला कि जब तक हमें कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है उसमें कि उनको एक्सीडेंट हुआ है कि किसी ने उनको मारा है। जिस तरीके से उनका सर में चोट लगी हुई थी, तीनों को एक साथ से लगी हुई है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि कोई उनको मार के गया है, अपने से एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि बाइक भी उतना डैमेज नहीं थी जिस तरीके से वो एक्सीडेंट उनकी बॉडी को देख के लगता है। मैं भी अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एक्सीडेंट के केस आप लोग भी बहुत देखते होंगे कि एक्सीडेंट हो रहा है, बाइक से जा रहा है बाइक चलाने वाला, बाइक पे खरोच नहीं आ रही है, शरीर पे, बॉडी पे खरोच नहीं आ रही है, लेकिन सिर में ही सबसे ज़्यादा चोट आ गई हो। क्या इस तरह से एक्सीडेंट क्या देखे जाते हैं? लेकिन खैर ये तो अब CCTV फुटेज निकल कर आए तो उसके बाद जानकारी मिलेगी। अब सवाल एक CCTV फुटेज का भी है कि जहांगीरपुरी के रात में ये घटना हुई है, वक्त 11 के आसपास का रहा होगा, और दिल्ली शहर है ये, पूरी रात जगती है दिल्ली, उसके बावजूद भी पुलिस उस तफ्तीश तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है कि जिससे ये मालूम चले कि एक्सीडेंट है, स्लीपिंग है, या किसी ने ठोका है, या गाड़ी को रोक कर किसी ने सर को चोट पहुंचाने का काम किया है, जिसमें हम मर्डर कह सकते हैं। ये अभी तक चीज़ें, तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन मैं आपको उस परिवार से और मिलाना चाह रहा हूँ। उनकी जो ये कौन है वाइफ, आपसे मेरे को ये है कि आपको खबर कैसे मिली और ये सब चीज़ें क्या समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया आपके साथ? मुझे पता ही नहीं चला, मेरे जब खबर आई, फ़ोन करा इनके कि भरत के लग गई है। जब पता चला मेरे को, मैंने बोला भरत के साथ में तो ये भी इसके पापा भी है। जब पता चला मेरे को, पुलिस को भी आपने देखा होगा, पुलिस से क्या लग रहा है, सारी चीज़ों को पुलिस मदद की तरफ, इंसाफ की तरफ ले जा रही है क्या? पुलिस चाहती तो मेरे पास आती, यहाँ पे मेरे बच्चों का न्याय करती। क्यों नहीं न्याय दिलाया मेरे बच्चों को? क्यों नहीं दिखाया वो फोटो कैमरा? ये सब पैसे खाते क्यों खा रहे हैं? अच्छा, मेरा एक सवाल और ये है कि ये मुझे जानकारी मिली है कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो उनको हॉस्पिटल जो ले जाया गया था, वो ना किसी गाड़ी में ना किसी एम्बुलेंस में ले जाया गया, वो रिक्शे में डाल के लेकर गए थे। क्या ऐसे ही था? रिक्शे में लेके गए उठा के तीनों, वो एक भला आदमी वो ले गया उठा के, उन्होंने करा। हमारे साथ एक शख्स और है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या रहा था ऊपर मामला। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, जब एक्सीडेंट होता है तो ऐसी स्थिति में उन पीड़ित को, उनको किस तरह से हॉस्पिटल की सुविधा? ऐसे जी मेरी भी 65 साल की उम्र आ चुकी, मैंने ऐसा केस जिंदगी में पहली बार देखा है। और मैं हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल में रिक्शा में ऐसे लिटा रखे, तीनों गाड़ी तीन ही रिक्शा में गए ले गए, परिवार का आदमी कोई नहीं था, और ही पब्लिक ले गई है, और बुरा हाल इनका था। ये मेरे आगे ही खत्म हो लिए थे वहीं, ये मैंने खून, ये आंखें सब वहीं खत्म थी रिक्शा में। मेरे को इसमें ये जानना है, देखिए बिना परिवार के पुलिस ले गई तो उन्होंने जल्दबाजी करी, अच्छा करा था ये काम, लेकिन सवाल
कौन लेकर गया था? पब्लिक लेगी, पुलिस का कोई आदमी नहीं था। अच्छा, पुलिस का कोई आदमी नहीं ले आदमी नहीं था पुलिस का। ये पब्लिक मैन पब्लिक ले गई है, कोई पुलिस का आदमी नहीं था वहाँ, नहीं था जी। मैं खुद वहीं खड़ा हुआ था गेट पे ही। तो क्या हम ये मान रहे हैं कि पुलिस को खबर हॉस्पिटल से मिली थी फिर, या फिर मौके पे किसी ने 112 पे कॉल किया? कोई जानकारी हमें नहीं दी जी, इसकी जानकारी नहीं दी जी। जब हॉस्पिटल में ले जाया गया तो वहाँ पर आपको ये लग रहा था कि एक्सीडेंट कितना खतरनाक है और किस तरह की चीज़ें हैं? बाबूजी एक्सीडेंट तो ये है ही नहीं, ये तो बनाया गया है। एक्सीडेंट तो ये है ही नहीं। जो हालत है, कंडीशन हमने भी देखी, देखो हमें भी बुढ़ापा आ लिया है, 65-66 साल की उम्र आ ली। हमने एक्सीडेंट बहुत देखे हैं, पर ऐसा सीन हमने जीवन में नहीं देखा। अच्छा, एक सवाल ये कि जिस रोड की हम बात कर रहे हैं उस रोड पर अगर एक्सीडेंट होगा भी तो वो बाइक या स्कूटी कितनी तेज चल सकती है? स्पीड से क्या हाईवे की तरह गाड़ियाँ चलती है क्या? नहीं चलती जी। इस रोड से कभी चल नहीं सकते, हाईवे के बराबर भी। इसमें तो 30-35 बस मुश्किल से 25। जितनी भी स्पीड में जाएगी आदमी मरेगा नहीं, जख्मी हो सकता नहीं। हाँ, और फिर PWD का इसमें रोड की एक और समस्या है कि रोड से एक तो जाम रहता है, लेकिन उससे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पे बगल में ही ये नाले साफ़ हो रहे हैं। नाले का इतना कीचड़ निकाल के बाहर बिल्कुल कर रखा है उन्होंने, उसकी वजह से जाम भी लग रहा है और उसके आए दिन कोई ना कोई इस पर फिसल के गिरता है। ये सिर्फ हमारे बच्चों की बात नहीं है, आगे भी औरों के लिए भी ये समाधान होना चाहिए। PWD हो, MCD हो, जिसके भी अंडर, हमें नहीं पता किसके आता है ये, लेकिन ये जो भी हमारे इधर के कर्मचारी उनको देखना चाहिए। यहाँ तक कि पार्टियों के इतने चुनाव चल रहे हैं, ये लोग भी वोट के लिए सब चीज़ों के लिए आते हैं, लेकिन इतनी दिक्कत होती है। अब इस समय कोई नहीं देखना चाह रहा है कि किसी का परिवार उजड़ गया, किसी के बच्चे चले गए, किसी की जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। मैं भी अपने दर्शकों से यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से सड़क पर जो डेवलपमेंट का, दिल्ली को विकसित करने का काम किया जा रहा है, लेकिन उसके चलते जो लापरवाहियाँ बरती जा रही हैं, जिसका जीता जागता आज ये उदाहरण हम देख रहे हैं। अब एक दूसरा और आखिरी सवाल यह है कि ठीक है, लापरवाही MCD की रही, किसी की रही है, कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो उस रोड पे कई CCTV लगे हुए हैं, एक स्कूल भी है और भी जगह होंगी, क्या CCTV की मदद नहीं मिल पा रही है? बिल्कुल भी कोई अभी तक कोई मदद नहीं है। CCTV आप ये देखो, टिंकू ढाबे से लेके मंगल बाजार रोड तक इतने कैमरे होंगे। इस बात को समझा जाए, अगर यहाँ पे कोई दूसरी वारदात होती, गोली चलती कुछ, तो गोली चलती, ये जहांगीरपुरी है, वैसे तो सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र जहांगीरपुरी ही है। यहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 मिनट में कर्फ्यू लग जाए, धारा 144 लागू हो जाए, उसके बाद सब कैमरे चालू हो जाते हैं। लेकिन अब वो पुलिस कहाँ गई, अब वो लोग कहाँ गए जो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल पाएँ? तब तो पुलिस आ जाती है, तब तो लोग इकट्ठे हो जाते, सब कुछ हो जाता है। अब वो पुलिस कहाँ गई जो टिंकू ढाबे से लेके, अब वो कैमरे कहाँ चले गए? अभी कोई वारदात हो जाती जिसमें कुछ साधन होता तो पुलिस उसमें घुसती, इन्वॉल्व होती कि भैया यहाँ से कोई साधन है, यहाँ से कुछ हो सकता है, तो उसको निकालने के लिए पुलिस कैमरे को वीडियो निकाल लेती। अब पुलिस को कोई वीडियो ही नहीं मिल रही है। स्कूल के अंदर इतना बड़ा गवर्नमेंट का स्कूल है, स्कूल के अंदर पुलिस कहती है कि DVR ही नहीं है, यो मशीन ही नहीं है। अरे वो जाएगा कहाँ? स्कूल के अंदर बच्चा कोई घटना हो जाए, सर गवर्नमेंट स्कूल है, इतना बड़ा क्षेत्र है जहांगीरपुरी, वैसे सबसे घटिया क्षेत्र है जहांगीर, बोलते हैं जहांगीरपुरी यहाँ 2 मिनट में चाकू चल जाता है, तो यहाँ पे कैमरे तो चल ही नहीं रहे। पुलिस ढूंढेगी, अपराधी को ढूंढेगी कैसे? उसके अलावा 2-3 सवाल आपसे ले रहा हूँ मैं। एक सवाल यह है कि जब ये घटना रात में हुई थी, आपने हमें कुछ तस्वीर फोटो दिखाई जो सड़क खून में सनी हुई थी, चप्पल पड़ी हुई थी। अगले दिन या उस रात में पुलिस के द्वारा कोई फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कुछ ऐसा हुआ? अभी तक तो हमने कुछ देखा ही नहीं है। जो हमने वहाँ पे जो लोग पहुँचे हैं, उसके जब पता लगा कि एक्सीडेंट हो गया, सब थाने में जब पता लग गया कि एक्सपायर हो गए, ख़त्म हो गए, तो उसके बाद वहाँ लड़के पहुँचे तो उन्होंने खून पड़ा हुआ देखा रोडों पे। मैं खुद गया था, हम भी यहीं पे आसपास में ही थे, हमने भी वहाँ पे खुद देखा रोड पे चप्पलें पड़ी हुई हैं। कोई कह रहा है कि बाइक मंगल बाजार रोड पे पहुँच गई है, जो 200 मीटर आगे बाइक पहुँच गई है, बॉडी इनकी यहीं गिर गई है। बाइक को इंडिकेटर नहीं टूटता है, वाइजर नहीं टूटता है, पुलिस की तार नहीं टूटती है, सिर्फ हल्की सी खरोच तो हाथ से भी मार दूंगा बाइक पे मैं, खरोच तो हाथ से भी मार दूंगा मैं। इसमें सीधा देखो, जवान बच्चे गए हैं, 2 बच्चा है छोटा 2 महीने का, इसमें इंसाफ चाहिए, सीधी बात। हमें वीडियो दिखा दो, हमारे को संतुष्टि चाहिए कि हमारे बच्चे इस तरीके से ये इनका एक्सीडेंट हुआ है। अगर इसके बीच में कोई बड़ा आदमी इसमें इन्वॉल्व है तो वो उसका भी तो इंसाफ मिलना चाहिए। क्या पुलिस उसे छुपा रही है, उस आदमी को?
एक सवाल तो सीधा खड़ा दिख रहा है कि आखिर पुलिस इस मामले को साफ तरीके से क्यों नहीं दिखाने का काम कर रही है। परिवार अभी भी सिर्फ अपनी इस एक परेशानी से जूझ रहा है कि ये घटना हुई क्या थी। उसका जो सबूत है, उस रोड पे लगे कई कैमरे हैं जिनकी फुटेज से साफ जाहिर हो सकता है। परिवार को भी इस बात की तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, कि गाड़ी के स्लिप होने से हो गया होगा, लेकिन वो फुटेज क्यों नहीं आखिर पुलिस इकट्ठा कर पा रही है। और अगर इकट्ठा कर ली है तो आखिर परिवार को सांत्वना देने का काम क्यों नहीं हो रहा है। इस तरह की काफ़ी सारी जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। और उसके अलावा आज तीसरा दिन होने जा रहा है, 48 घंटे बीत चुके हैं। परिवार का कहना है कि हमें एफआईआर तक नहीं अभी मिली है कि आखिर एफआईआर में क्या लिखा गया है और एफआईआर में क्या हुआ है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरी बात सुनो, SHO को ये नहीं है, स्कूल है यहाँ, कैमरे सही क्यों नहीं कराए? जो कैमरे गलत थे क्यों नहीं सही कराए? क्यों नहीं फोटो उसमें आई उनकी, चाहे वो कैसे भी हो जा। हाँ, इसका कोई जवाब ही नहीं। पुलिस में जाते हैं, पुलिस में थप्पड़ मार के भगाती है। मैं पुलिस इंसाफ मिलने की वजह पुलिस से आपको धुतकार मिल रही है। हाँ, और क्या धुतकार मिल रही है हमें। 6 महीने से कैमरे बंद है। 6 महीने से स्कूल के कैमरे बंद है। स्कूल के कैमरे बंद हैं, पर और भी तो कैमरे लगे हैं ना। पर उसमें कह रहे की वीडियो मिल रही है, हर जगह के CCTV कैमरा की फुटेज मिल रही है, लेकिन वो सिर्फ पुलिस वालों ने हमको चौंकाने के लिए भेजा गया वहाँ पे, ताकि हम उससे पहले हमें जो पैसे जो दे रहे मर्डर को शांत करने के लिए, उसके पैसे लेके उसको सारा मिटाया गया। सबूत सारे मिटाए गए, जानबूझ के मिटाए जा रहे हैं। धुली हुई थी, सारा रोड धोया हुआ था वहाँ पर, ना चप्पल थी ना कोई चीज थी, रोड धुला हुआ। सुबह के टाइम धो दिया और रात को धो दिया। रात को नहीं धोया, सुबह के टाइम धोया। सुबह देख के आए खून था, मगर उस टाइम पे हम गए हैं जब धुला। परिवार लगातार दिल्ली पुलिस के इंसाफ पर सवाल खड़ा कर रहा है कि घटना स्थल पर ना फोटोग्राफी की गई, ना वीडियोग्राफी की गई, और जिस घटना स्थल पर लगे CCTV कैमरे हैं उनकी भी जांच करके ये तसल्ली नहीं की गई कि घटना क्या हुई है। जिसमें साफ साफ ये परिवार आरोप लगा रहा है दिल्ली पुलिस पर कि कहीं ना कहीं किसी को बचाने की ये बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। मर्डर है, साफ है, यहाँ पे सर यहाँ पे सर ये कोई ऐसा नहीं है। ये मर्डर जानबूझ के प्लानिंग के साथ किया गया है, जिसको पुलिस वाले लाश को लेने के बाद तुरंत वहाँ पे रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे? परिजनों से ढंग से नहीं मिलने दे रहे, वो रोका जा रहा है, ना देखा जा रहा है ना रोका जा रहा है। पुलिस वालों को साफ मोटी रिश्वत मिल चुकी है, जिसे वो जानबूझ के एक्सीडेंट का केस दिया जा रहा है कि ये एक एक्सीडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मर्डर बिल्कुल नहीं है। अपने दिमाग से निकालो और अपने घर जाओ। दिल्ली पुलिस, मैं आपसे चाहता हूँ, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपके इलाके का जो थाना जहांगीरपुरी थाना लगता है, आप लगातार जहांगीरपुरी थाने पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इंसाफ ऐसे दब नहीं जाता है। तो आप इंसाफ की क्या मांग करते हैं? दिल्ली पुलिस कमिश्नर से क्या मांग करते हैं? दिल्ली सरकार से क्या मांग करते हैं? ऐसे बहुत सारे मर्डर होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। हम चाहते हैं हमारी दिल्ली की पुलिस भी अच्छी हो। अगर हमारे घर में से, मेरे घर में से, किसी के भी घर में से एक एक व्यक्ति भी अपने बीच बचाव के लिए अगर जाता है तो उन्हें अपनी कंप्लेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमारी कंप्लेंटों को वो बिना स्टैम्प पेपर लगाए वो हमारे को दे देते और बोलते जाओ अपने घर पे, हम तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, अपने घर पे समझौता करो और जाओ। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूँ, इंसाफ क्या चाहते हैं आपको कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को क्या बोलना चाहेंगी कि अगर दिल्ली पुलिस कमिश्नर अगर आपके इस मामले को? मेरे ये बच्चों का क्या होगा ये बताओ पहले। मेरी 3 महीने की लड़की है, 2 साल का लड़का अभी नहीं है। अभी इनको कौन देखेगा? इनका तो बाप भी चलेगा, कौन है? मेरा कोई भी नहीं है, मेरा साथ कौन देखेगा? मेरे बच्चे को पाल पोषण कौन करेगा? मेरी जिंदगी खराब हो गई मेरी। तो मैं भी अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि क्या वाकई में इस तरह की जो घटना आपने अभी सुनी है, क्या कभी इस तरह की घटना आपने सुनी है? अगर इस तरह की घटनाओं पे अगर दिल्ली पुलिस इंसाफ नहीं करेगी तो आखिर कौन करेगा? क्योंकि इंसाफ के लिए दिल्ली पुलिस सबसे पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि पहली ही जांच, पहली ही खबर, रिपोर्ट उन्हीं की तैयार होती है। तो दिल्ली पुलिस से परिवार बहुत उम्मीद लगाता है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और जो अपराधी है उसको पकड़ा जाए, और जो CCTV फुटेज है, और अगर कोई ऐसी बात नहीं है और घटना सिर्फ एक दुर्घटना है, तो उसकी जो CCTV फुटेज उस रोड पे लगे हुए कैमरे हैं, उनकी वीडियो उनको दिखा के इनको तसल्ली देने का भी काम किया जा सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।